हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। वेलकम टू एपीए क्लासेस। सो आज ये रियल नंबर की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देख चुके हैं। आज इस क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Every composite number can be expressed as product of primes and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occur। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई हैं। देखो, एक हुआ है कंपोजिट, दूसरा हुआ है प्राइम। इन दोनों को हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आप वहां से उसको देख लेना। बाकी मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देती हूँ। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर एग्जैक्टली दो होते हैं। ठीक, अब इस थ्योरम में क्या बोला गया है? जितने भी कंपोजिट नंबर हैं हम उनको क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब मैं उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह लिख सकती हूँ। ठीक, आगे बोला गया है जो हमारा फैक्टराइजेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वो यूनिक होगा और उसके ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। क्या बोला गया है इसमें? एक आपने नंबर लिया 140। 140 कैसा है? एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर दो से ज्यादा है। अब देखो, अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यहाँ पे होगा 70, देन 35, देन 7। ठीक, अब देखो, आप इस 140 को इस तरीके से लिख सकते हो, 2 × 2 × 5 × 7। अब ये देखो, ये क्या है? इस 140 को मैंने कैसे लिख दिया? इन नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। अब ये नंबर्स हैं कैसे? ये सब आपस में क्या है? 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। इसका मतलब मैंने इस 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह एक्सप्रेस कर दिया। तो पहली बात जो बोली गई है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ये हम सीख चुके हैं। यहाँ से आगे क्या बोला गया है? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो ये फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, ये जो आपने किया है, ये यूनिक होगा एक्सेप्ट ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। मतलब इसके ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप इसको ये लिख देते हो 2 × 7 × 5 × 2, तो भी क्या होने वाला है? तो भी इसका आंसर 140 ही आने वाला है, क्योंकि हमको पता है अगर आप 2 3 करो या फिर 3 2 करो 6 ही आना है आंसर। तो प्रोडक्ट में ऑर्डर जो है वो उससे फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को छोड़कर जो ये फैक्टराइजेशन है वो कैसा होगा? यूनिक होगा। आप इस ऑर्डर को चेंज करते जाओ तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। मतलब ये इसको ये जो है ये यूनिक है, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। इसका ऑर्डर चेंज करते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट p be a prime number and a be a positive integer if p divides a square then p divides a। अब देखो, बोला गया है p क्या है? एक प्राइम है। अब अगर ये प्राइम है तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे? एग्जैक्टली दो। आगे बोला गया है a be a positive integer। a कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस तरीके से होगा। अब जो ये a है वो प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है? सिर्फ इंटीजर बोला गया है। अब इस इंटीजर में हमारे कैसे नंबर होंगे? कंपोजिट भी होंगे और प्राइम भी होंगे। अब अगर वो प्राइम होता है, मान लेते हैं ये 5 होता है, तो जो इसके फैक्टर होंगे उसमें 2 ही नंबर होंगे। ठीक, बट अगर आप जैसे अभी कंपोजिट देख लेते हो, 140 भी क्या है? कंपोजिट ही है। अभी आपने देखा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था? ये था। तो मतलब अगर ये क्या हुआ? अगर ये प्राइम हुआ तो इसके फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 होंगे। अगर ये कंपोजिट हुआ तो इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे। तो ये a जो है वो प्राइम भी हो सकता है और ये कंपोजिट भी हो सकता है। आगे बोला गया है जो p है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो वो डिवाइड करेगा किसको? a को भी करेगा। आपको गिवन है कि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को और आपको प्रूफ करना है कि p जो है वो डिवाइड करेगा a को। ठीक, अब इसको शुरू करते हैं।
From fundamental theorem of arithmetic, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग हम इस ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो मैं लिख सकती हूँ लेट ए इक्वल्स टू P1 P2 इंटू P3 अप टू Pn। ठीक, बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। ठीक, वेयर P1 P2 Pn are primes, not necessarily distinct। ये देखो क्या बोला गया है, मैंने ए को एक्सप्रेस करा है P1 P2 P3 अप टू Pn। जो ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, ए का। ठीक, तो ये सारे कैसे होंगे, प्राइम्स होंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये सब आपस में क्या हो, अलग अलग ही, क्योंकि अभी हमने देखा अगर आप किसी कंपोजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें हर डिजिट या फिर हर नंबर क्या हो, अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे देखो 2 देखो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि P1 P2 सब अलग ही होंगे, आपस में सेम भी हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ए क्या है हमारा, ए इक्वल्स टू P1 P2 अप टू Pn। ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, P1 P2 P3 अप टू Pn इंटू P1 P2 अप टू Pn। अब देखो ये सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में तो सबका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सब 2 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर अप टू Pn स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, P जो है एक प्राइम है और वो डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को। अब अगर P प्राइम है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं P जो है वो प्राइम फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का। तो इसको हम लिखते हैं given that P is prime and P divides a square, तो हम बोल सकते हैं P is a prime factor of a square। ठीक, अब देखो जो हमने अभी किया था, जो ए स्क्वायर है, ठीक, अगर हमने ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमने ये देखा था कि जो फैक्टराइजेशन होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है। तो अगर हम ए स्क्वायर का फैक्टराइजेशन देखेंगे तो वो ये होगा और ये कैसा होगा, ये यूनिक होगा। ठीक, अब अगर ये यूनिक है और P जो है वो इसका प्राइम फैक्टर है तो इसके लिए मतलब क्या होगा, इसका जो P होगा वो इन्हीं में से कोई नंबर होगा, क्योंकि ये सारे वो नंबर्स हैं, ये सारे P1 P2 P3 अप टू Pn वो नंबर हैं जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। और ये क्या है, P भी क्या है, एक ऐसा है नंबर है जो क्या है, प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। इसका मतलब P भी इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर होगा। ठीक, तो हम इस बात को लिख देते हैं फ्रॉम द यूनिकनेस part of the fundamental theorem of arithmetic, the only prime factors of a square are P1 P2 P3 up to Pn।
बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो उसमें बोला गया था यूनिकनेस वाला पार्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए स्क्वायर के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, P1 P2 P3 अप टू Pn, इन नंबर्स से अलग और कोई नहीं होगा, ठीक। देयरफॉर अब अगर इन P1 P2 Pn से अगर कोई और नंबर नहीं होगा और P भी क्या है, इसका प्राइम फैक्टर है, तो इसका मतलब P भी इन्हीं नंबर में से कोई एक होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर P इज वन ऑफ P1 P2 up to Pn. This implies that P divides P1 P2 Pn। अब देखो P जो है वो डिवाइड करेगा इसको, क्योंकि जो P है वो इन्हीं में से कोई एक नंबर है। तो अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी कहीं 2 होगा, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया जो P है वो डिवाइड कर रहा है किसको, P1 P2 अप टू Pn, ठीक। इसका मतलब, और ये बराबर किसके है, P1 P2 Pn किसके बराबर है, A के बराबर है। तो हमको बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज P डिवाइड्स A, ठीक। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना था, हमें गिवन था P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो हमने A स्क्वायर को डिवाइड करके लेके गए। और प्रूफ क्या करना है हमको, P डिवाइड्स A। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, P डिवाइड्स A, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, consider the numbers 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. आपको नंबर कंसिडर करने हैं 4 टू द पावर n, मतलब 4 की पावर 1 4 पावर 2 इस तरीके से फाइंड करने हैं। n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके के। आपको ये चेक करना है क्या किसी n की वैल्यू के लिए अगर आप 4 टू द पावर n फाइंड करो तो जो नंबर आएगा क्या उसकी एंड की डिजिट 0 होगी या नहीं, ये आपको फाइंड करना है। मतलब आपको वो n फाइंड करना है, क्या किसी n की वैल्यू के लिए ऐसा होगा, उसकी एंड की डिजिट 0 होगी या नहीं, ये आपको फाइंड करना है, ठीक। मतलब अगर आप 4 की पावर अलग अलग फाइंड करो इस तरीके से, तो जो ये नंबर आ रहे हैं क्या ऐसा कहीं पे नंबर आएगा जिसकी एंड की डिजिट क्या होगी, 0 होगी। तो वो वैल्यू जो n की है ना वो आपको फाइंड करनी है कि n की किस वैल्यू के लिए यहाँ पे डिजिट 0 आएगी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक। अब देखो अगर किसी नंबर के लास्ट की डिजिट 0 है, जिसकी एंड की डिजिट 0 है, वो कुछ इस तरीके का होगा। अब अगर इस तरीके का है तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। जिस नंबर के लास्ट की डिजिट, जिस नंबर की एंड की डिजिट 0 होती है वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब अगर वो 5 से डिविजिबल है तो अगर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो जरूर आएगा ही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर ending with the digit 0 is divisible by 5। कोई भी नंबर जिसकी लास्ट की डिजिट क्या होगी, 0 होगी, वो हमेशा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं and so its prime factorization must contain the prime 5। अगर ऐसा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो उसमें 5 जरूर होगा। अब अगर हम 4 टू द पावर n को इस तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 2n। हमने 4 टू द पावर को इस तरीके से लिख दिया, मतलब एक तरह से उसका फैक्टराइजेशन कर दिया है, ठीक है। अब जब हमने 4 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन किया तो वो क्या आया है, 2 द पावर 2n, ठीक। बाय यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक
उसमें क्या होता है, ये क्या होगा, इसके अलग और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। मतलब अगर इसमें 2 आ रहा है तो इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो अब जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसमें 2 आया है, तो इसका मतलब 5 नहीं आया। 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कंटेन नहीं हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं द ओनली प्राइम इन द factorization of 4 to the power n is 2. There is no other primes in the factorization of 4 to the power n to the power 2n. Reason: by uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic. This implies 5 does not occur in the prime factorization of 4 to the power n for any n. This implies 4 to the power n does not end with the digit 0 for any natural number n. देखो हमने क्या किया है, अगर कोई नंबर है जिसकी लास्ट की डिजिट 0 है तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर होगा। अब हमने 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो क्या हुआ, 2 की पावर 2n। बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, वो क्या कहती है कि जो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो कैसा होता है, यूनिक होता है। ठीक, अब ये यूनिक है, इससे अलग और कोई नहीं होगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है, एक प्राइम आ रहा है 2। जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें प्राइम क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है। ठीक, अब सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर 5 नहीं होगा। अब 5 नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं जिसकी लास्ट की डिजिट क्या होगी, 0 होगी। अब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी लास्ट की डिजिट 0 होगी, इसका मतलब n की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। इसका मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए जब हम 4 की पावर n फाइंड करेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा हमको जिसकी लास्ट की डिजिट क्या हो, 0 हो। इसका मतलब कोई भी ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।